वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। बढ़िया तैयारी करनी है भैया, बहुत बढ़िया मौका है ये कंपटीशन क्रैक करने का। कमेंट्स आते रहते हैं, जल्दी से वीडियोस बनाइए। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, लेकिन कुछ मेरे भी कमिटमेंट्स हैं इस वजह से। लेकिन पूरा सिलेबस मिलेगा तुम्हें, डोंट वरी अबाउट इट। एंड विद दिस आज के सेगमेंट में हम मैकेनिक्स पूरी फिनिश ऑफ करेंगे। जितनी भी मैकेनिक्स है पीजीटी के सिलेबस में है वो सारी की सारी कवर करेंगे। टीजीटी का कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोर्शन है जो आगे कवर हो जाएगा इसी पीजीटी के पार्ट में। तो शुरुआत करते हैं भैया। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता कहते हैं हिंदी में। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी से ज़रूर एक दो क्वेश्चन मिलते हैं। मैकेनिक्स मैंने पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/3 पोर्शन ऑलमोस्ट पीजीटी के एग्ज़ाम का या टीजीटी का भी जो फिजिक्स पोर्शन है उसमें 1/3 पोर्शन मैकेनिक्स से रहता है। तो मैकेनिक्स में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है? तो भैया किसी भी चीज़ की अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की जो टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या होता है भैया कि जब हम किसी चीज़ पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, किसी चीज़ को डीफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी क्या होती है, उस डीफॉर्मिंग की फोर्स की वजह से थोड़ी या ज़्यादा डीफॉर्म हो जाती है। अब जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात यह हो सकती है कि वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाए, वो अपनी नॉर्मल शेप में तुरंत आ जाए, वो अपनी नॉर्मल शेप को तुरंत रीगेन कर ले। तो ऐसी बॉडीज़ कहलाती हैं इलास्टिक बॉडीज़। और ये जो टेंडेंसी होती है अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की, इस टेंडेंसी को कहते हैं इलास्टिसिटी या हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। और दूसरे हाथ पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में ना आए, वो डीफॉर्म हो जाए, और डीफॉर्म हो जाती है उसमें परमानेंट डीफॉर्मेशन आ जाता है, विरूपण हो जाता है परमानेंट। तो ऐसी बॉडीज़ कहलाती हैं प्लास्टिक बॉडीज़, और इस टेंडेंसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो दो तरीके की बॉडीज होती हैं, इलास्टिक बॉडीज और प्लास्टिक बॉडीज। तो इलास्टिक बॉडीज कौन सी होंगी? इलास्टिक बॉडीज वो होंगी जो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी, जो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेंगी, उन्हें कहेंगे इलास्टिक बॉडीज। जैसे हमारा क्वार्ट्ज हो गया जो घड़ी में लगता है, स्टील हो गया, रबर हो गया, ये दुनिया की तीन जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इलास्टिक बॉडीज हैं। हाँ, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो स्टील का रबर से ज्यादा आएगा, एंड दैट इज व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो भैया दूसरे हैंड पर हमारी कौन सी बॉडीज होती हैं? दूसरे हैंड पर हमारी होती हैं प्लास्टिक बॉडीज। प्लास्टिक बॉडीज वो होती हैं जो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करती हैं, डीफॉर्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स हैं हमारे रिलेटेड इससे, इलास्टिसिटी से। जैसे स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल कहते हैं हिंदी में, प्रतिक्रिया बल होता है ये हिंदी में समझें तो हिंदी में समझना ज़्यादा आसान है। स्ट्रेस क्या है भैया? तो जब हम किसी बॉडी पर बाहर से डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, बाहर से विरूपक बल लगाते हैं, विरूपित करने वाले बल लगाते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो हर बॉडी के अंदर आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होते हैं। इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स डेवलप विद इन द बॉडी। तो ये जो इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स हैं पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेस कहते हैं। टेंसर क्वांटिटी है ये, याद रखना भैया। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भाइयों प्रेशर का फॉर्मूला भी है F/A, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी है F/A। दोनों में अंतर क्या है? प्रेशर है अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेस को हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में, डिफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद जो दूसरा टर्म आता है वो आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन को कहते हैं विकृति, हिंदी में कहते हैं विकृति। मतलब बेसिकली इट करस्पॉन्ड
कॉरेस्पॉन्ड्स टू डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसको मेजर करने का पैरामीटर है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की अगर हम जनरल डेफिनेशन दें तो स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन क्या हो जाती है? स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन हो जाती है चेंज इन अ पर्टिकुलर डायमेंशन और डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी। मतलब चेंज इन लेंथ हो सकता है, चेंज इन एरिया हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। अब हम देखते हैं भैया स्ट्रेस और स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं। तो इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं, हुक्स लॉ के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। तो भैया देखो आगे हुक्स लॉ की बात करें अगर, हुक्स लॉ क्या कहता है भैया? हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट्स, इलास्टिक लिमिट्स के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ये कि जितना कम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना कम स्ट्रेस होगा, और जितना कम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना कम डीफॉर्मेशन होगा, उतना कम स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन बात यहां पर याद रखनी है इलास्टिक लिमिट्स के अंदर बात हो रही है। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है ये भी बात समझ लो। तो भैया जब तक किसी बॉडी में इलास्टिसिटी का गुण रहता है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जब तक किसी बॉडी में रहती है उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब ये क्या बात हुई सर? अरे भैया ये बात ये हुई कि जब तक कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आने की टेंडेंसी रखती है, जब तक कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आती रहती है, आ जाती है मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर, तब तक वो इलास्टिक है, तब तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। लेकिन जैसे ही वो ओरिजिनल शेप में आना बंद कर देती है, उसमें डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, तो वो इलास्टिक लिमिट से बाहर चली जाती है। इट इज द मैटर ऑफ बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट्स। तो भैया इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हुआ कि जब तक वो इलास्टिक है, जब तक वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर रही है आसानी से, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है, इट इज सेड टू बी विद इन इलास्टिक लिमिट्स। तो भैया जब तक इलास्टिक लिमिट्स हैं तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं हिंदी में, याद रख लो भैया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि कोई भी गुणांक, कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी कांस्टेंट किसी मतलब के साथ होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है? कि इट कैरेक्टराइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ को बताता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मैग्नीट्यूड। कैसे? क्योंकि अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है तो इसका मतलब यह है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होने का मतलब यह है कि कम स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन पैदा हो रहा है। अगर ये कम है इसका मतलब ये कम है और ये ज्यादा है, तो कम स्ट्रेस पर ज्यादा स्ट्रेन अगर पैदा हो रहा है, डेवलप हो रहा है किसी बॉडी में, इसका मतलब वो बॉडी कम स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, कि कम डिफॉर्मिंग फोर्स पे ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें। लेकिन अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है मतलब स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेन कम है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस के बाद भी, ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद भी उसमें डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली कैरेक्टराइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। और तुम्हें पता है कि जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, पुल बन रहा है उसमें सरिया कितनी मोटी लगनी है, जो हम लिफ्ट बना रहे हैं उसकी रोप की रस्सी कितनी मोटी होनी चाहिए। इनफैक्ट जो माउंटेन्स की हाइट है वो हमारे अर्थ के क्रस्ट को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पा रही है, ये सारी चीजें हम इलास्टिक कांस्टेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे हम कैलकुलेट करते हैं और किया है कि जो मैक्सिमम माउंटेन की हाइट हो सकती है अर्थ क्रस्ट पर, वो 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। जो अर्थ की जो क्रस्ट का जो मटेरियल है उसकी जो इलास्टिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो जो मैक्सिमम माउंटेन की हाइट अर्थ के क्रस्ट के ऊपर पॉसिबल है दैट इज 10 किलोमीटर्स। और शायद तुमने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट उससे कम ही है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट जो है इट इज लेस देन 10 किलोमीटर्स। तो ये सारी चीजें हमारी जो है वो इस चीजों से, इन वैल्यूज से कैलकुलेट हो सकती हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। एनीवेज अब आगे बात करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, इनको भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कहलाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसे इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ भी कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ क्यों कहते हैं? कि जब हम लीनियर डायमेंशंस में चेंज में इंटरेस्टेड होते हैं, जब हम लीनियर डायमेंशंस में चेंज में इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम बात करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। मतलब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और उसकी लेंथ में चेंज हो, जैसे ये मार्कर है और इस पर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं और इसकी लेंथ अगर चेंज हो जाए, तो जो लेंथ में चेंज होगा हम उसकी बात करेंगे। तो वो जो है बात करेंगे किसके टर्म्स में? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म्स में। तो मैंने जो इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उससे जो इसके अंदर स्ट्रेस पैदा हुआ, उस स्ट्रेस को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि अलोंग द लेंथ मैंने लगाने की कोशिश की है स्ट्रेस, और उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन पैदा हुआ है, इस मार्कर की लेंथ में जो डिफॉर्मेशन पैदा हुआ है, उसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। व्हेन द स्ट्रेन इज अलोंग द लेंथ, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली द इलास्टिसिटी कांस्टेंट फॉर लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस को डिफाइन भी इसीलिए ऐसे ही किया गया है, विद इन इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो हो जाता है वो हो जाता है F अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो हो जाता है वो हो जाता है डेल्टा L बाई L। तो यंग्स मॉडुलस जो है वो हमारा क्या हो जाता है? यंग्स मॉडुलस हो जाता है F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। तो अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल वायर की बात करें, तो सिलेंड्रिकल वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। और अगर वो वेट के अंडर, मतलब उसमें हमने कोई वेट लटका दिया है जिसकी वजह से वायर की लेंथ बढ़ रही है, तो वेट जनरली वो किसके टर्म्स में लिख लेंगे? mg के टर्म्स में लिख लेंगे। तो यहां पर F, L, A और डेल्टा L की वैल्यूज पुट करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आते हैं बल्क मॉडुलस पे। उसके बाद भैया देखते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम की बात होती है, वॉल्यूम में चेंज को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसे कहते हैं बल्क मॉडुलस, और इसे इन जनरल K से डिनोट किया जाता है। और बल्क मॉडुलस जो है इट इज डिफाइंड एज कि भैया विद इन इलास्टिक लिमिट्स, मतलब प्रत्यास्थता की सीमाओं के अंदर अगर हम बात करें, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं या हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं, कि जैसे आप लिक्विड प्रेशर की बात करते हैं, जैसे आप फ्लूइड प्रेशर की बात करते हैं, इट एक्ट्स नॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शंस, परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, तो वैसे ही नॉर्मल स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस कह दें अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो भैया इसको जो है हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। नॉर्मल स्ट्रेस वही हो जाएगा F अपॉन ए, ये हो जाएगा डेल्टा V ओवर V, तो ये हो जाएगा भैया माइनस PV ओवर डेल्टा V। F अपॉन ए को लिख लेंगे प्रेशर। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय द माइनस साइन। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को जो है दैट इज नोन एज, दैट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है K इज डिफाइंड एज 1 अपॉन B, तो ये हो जाएगा भैया क्या? माइनस डेल्टा V अपॉन PV हो जाएगा। अब भैया देखो बात करें तीसरा जो है, तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा होता, अच्छा हाँ, कंप्रेसिबिलिटी हमने बल्क मॉडुलस को K लिया है, तो कंप्रेसिबिलिटी को हम कुछ और ले लेंगे, कोई और सिंबल ले लो, C ले लो, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन K हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन PV हो जाएगा। अब हम लोग बात करें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है ईटा से डिनोट करते हैं इसको, और ये कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ शेप, या शियर मॉडुलस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शियर मॉडुलस कहते हैं। और ये होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। मतलब एक तो हमने स्ट्रेस लगाया परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएं, टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएं और इस तरीके से लगाएं, जैसे मान लो कि भैया ये हमारे पास एक बुक है,
अब हम इस पर ऐसे स्ट्रेस इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे लगा रहे हैं, ये इस तरीके से स्ट्रेस लगा रहे हैं, इस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इस बुक की या ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी अपर लेयर्स जो हैं दे आर डिफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू द लोअर लेयर्स, तो ऐसे स्ट्रेस को हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस। और इसकी वजह से जो बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होता है उस स्ट्रेन को कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। और इलास्टिक लिमिट्स के अंदर जो रेशियो होता है इन दोनों का, किन दोनों का भैया, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का, या शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का, उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कहते हैं उसको? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट्स द रेशियोज, तो ये हम रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हमारे मेजर इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। इसके बाद एक और हमारा इलास्टिक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, देखो भैया, अब हम बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो की। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? तो पॉइजन्स रेशियो भैया इट इज डिफाइंड एज, बात वही होगी सारी, विद इन इलास्टिक लिमिट्स, याद रखो। तो पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये होता है भैया विद इन इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो हमने 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसमें एक स्ट्रेस था और एक स्ट्रेन था, यूनिट भी थी, डायमेंशन भी थी। यहां पर ये दोनों स्ट्रेन हो गए, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, पहली बात। दूसरी बात, लैटरल स्ट्रेन है क्या? तो भैया देखो, अगर हम इस मार्कर को खींचे, खैर मार्कर तो बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकता, लेकिन मान लो कोई ऐसी चीज़ होती जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती, उसको हम खींचते, बलून होता या कुछ और होता, ठीक है। या कभी कभी तुमने देखा होगा आजकल के लड़के च्युइंगम खाते हैं और च्युइंगम को वो पता नहीं क्या क्या करा करते हैं, मुंह से गंदगी करते हैं। तो जब वो खींचते हैं च्युइंगम को तो क्या होगा, लेंथ बढ़ती है च्युइंगम की, लेकिन वो जो उसकी विड्थ है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब किसी भी चीज को अगर हम खींचेंगे ऐसे तो क्या होगा, ये जो खींच रहे हैं ये हो रहा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो रहा है, तो उसकी विड्थ जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर हम किसी चीज को एक्सटेंड करेंगे, अगर हम किसी चीज को एक्सटेंड करेंगे, जैसे तुमने देखा होगा मम्मी तुम्हारी किचन में आटे की लोई तोड़ती हैं, तो जितनी उसको लंबा करती जाती हैं उतना ही बीच से क्या होता जाता है, वो श्रिंक करता जाता है। और तुमने एक कहावत भी सुनी होगी, गांव में या शहर में अक्सर बच्चे जब लंबाई पकड़ते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि भैया लड़का दुबला हो रहा है, बच्चा दुबला हो रहा है। अरे क्यों दुबला हो रहा है? क्योंकि लंबाई पकड़ रहा है। मतलब कोई चीज़ लंबी हो रही है तो वो दुबली भी होगी, वो उसमें जो कॉन्ट्रैरी इफेक्ट आएगा, जो कॉन्ट्राडिक्टरी चेंज आएगा, उसे हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। मतलब जब हमने किसी चीज़ को खींचा एक्सटेंशन हुआ, तो ये जो खींचने पर एक्सटेंशन हुआ ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये आ रहा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की कैटेगरी में। और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब से दिस इज एक्स डायरेक्शन, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y और z डायरेक्शन में जो ये श्रिंक करेगा, जैसे यहां पर अगर एक्सटेंशन है तो यहां कंप्रेशन होगा और यहां कंप्रेशन होगा तो यहां एक्सटेंशन होगा। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है इस इफेक्ट को कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। ये जो चेंज हो रहा है डायमेंशंस में, इसको हम क्या कहते हैं, लैटरल स्ट्रेन। और इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। और पॉइजन्स रेशियो की लिमिटिंग वैल्यूज याद रखना भैया, मिनिमम हो सकती है -1 और मैक्सिमम हो सकती है 0.5। सो द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड 0.5।
अब ये जो हमारे चार इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, इनमें तीन रिलेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो अक्सर आ जाती हैं एग्जाम में। y बराबर 3k 1 - 2 सिग्मा, मतलब यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और ये पॉइजन्स रेशियो। इसी तरीके से y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, मतलब यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो। और इसी तरीके से भैया है 9/y इज इक्वल टू 3 ईटा प्लस 1 k, मतलब यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। 2016 में भी इससे क्वेश्चन आया है, 13 में भी आया है, और ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों रिलेशन ध्यान रखनी है। ये जो हमारे चार इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, इनमें ये तीन रिलेशंस हैं। आगे देखो भैया, अब ये बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो भी मटेरियल की स्ट्रेंथ का पता लगाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर हम किसी वायर या किसी भी बॉडी का बिहेवियर स्टडी करें अंडर द एक्शन ऑफ इंक्रीजिंग लोड, मतलब उसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जाएं और उसके अंदर जो डीफॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टडी करते जाएं, तो डीफॉर्मेशन नेचुरली विल बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेन और डीफॉर्मिंग फोर्स विल बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, शुरू में हमें दिखेगा कि भैया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब शुरू का जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। और यहां पर आकर के लीनियरिटी खत्म हो जाएगी, तो OA जो है वो लीनियर होगा और A पॉइंट पर आकर के लीनियरिटी खत्म हो जाएगी। इससे स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए पॉइंट A को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब यहां तक इस हुक्स लॉ फॉलो होगा और इसके बाद हुक्स लॉ भैया फॉलो नहीं होगा। अब उसके बाद भी हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये यहां से ग्राफ थोड़ा कर्वी हो जाएगा और स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, लेकिन बॉडी इलास्टिक अभी भी रहेगी। ए से लेकर के एक पॉइंट आगे मिलेगा बी तक, तो बी पर पहुंच करके इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। मतलब भैया कि बॉडी पर से अगर डीफॉर्मिंग फोर्स हटा लोगे तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगी, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और O से B तक का जो रीजन होता है उसे कहते हैं इलास्टिक रीजन, क्योंकि इस रीजन में किसी भी पॉइंट पर आप ठहर जाएं तो किसी भी स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट स्ट्रेन नहीं होगा। मतलब आप जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे वैसे ही बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगी। लेकिन B के बाद जब आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो कोई भी पॉइंट आप ले लें, C पॉइंट आपने मान लिया, ले लिया, तो सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब आप स्ट्रेस रिमूव करेंगे, जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे, तो बॉडी में परमानेंट डीफॉर्मेशन आ चुका होगा और उस परमानेंट डीफॉर्मेशन को हम कहते हैं, उस परमानेंट स्ट्रेन को हम कहते हैं परमानेंट सेट। मतलब बी के आगे जो है बॉडी में प्लास्टिसिटी आ गई। अब द बॉडी इज नाउ नो मोर इलास्टिक, बॉडी अपनी ओरिजिनल टेंडेंसी को रीगेन नहीं करती है और यह सिलसिला चलता रहता है एक पॉइंट डी तक। डी पर पहुंच के भैया क्या हो जाती है, हद हो जाती है, लिमिट हो जाती है। अब ये बॉडी और स्ट्रेस और डीफॉर्मिंग फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब द मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी टॉलरेटेड बाय अ बॉडी बिफोर ब्रेकिंग। टूटने से पहले वो जितना सह पाएगी, वो बॉडी जितना सह पाएगी, वो बॉडी जितना डीफॉर्मिंग फोर्स सह पाएगी, उस डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को, उस इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स पर यूनिट एरिया को, मतलब डीफॉर्मिंग फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स होगा पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है उसको मैक्सिमम है वो, उसके बाद अगर तुमने जरा सा भी बढ़ा दिया तो बॉडी फिर टूटना शुरू कर देगी, उसमें फ्लो शुरू हो जाएगा और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। भैया यहां पर आकर के बॉडी टूट जाएगी, अब और नहीं सह सकती मैं, अब ये बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इधर का जो स्ट्रेस है
वर्किंग स्ट्रेस कहलाता है। वर्किंग स्ट्रेस मतलब जैसे लिफ्ट में तुम जाते हो, उसमें लिखा होता है कि भाई मैक्सिमम 4 पर्सन्स या मैक्सिमम वेट 800 kg, तो वो वर्किंग स्ट्रेस है। उन्हें पता है कि भाई 800 kg से ज़्यादा भी हो जाएगा। अब 800 kg तौल के तो बैठते नहीं है, लिफ्ट में खड़े होते नहीं है, तो उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो ऐसा नहीं ब्रेकिंग स्ट्रेस 800 kg के बराबर होगा, वो 800 kg से थोड़ा ज़्यादा होगा, 1000 होगा, 1200 होगा या और ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन उसको बता दिया जाता है कि भैया इससे ज़्यादा एक्सीड मत करना, तो वो वर्किंग स्ट्रेस होता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद बॉडी के पास ज़्यादा समय नहीं होता, जरा सा डिफॉर्मिंग फोर्स तुमने बढ़ाया, बॉडी टूट जाएगी, और जहां पर बॉडी टूट जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। तो ये जहां से जहां तक ग्राफ लीनियर है, इसका स्लोप जो है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बॉडी के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। अब इस ग्राफ का नेचर बहुत कुछ कह देता है। भैया अगर इलास्टिक रीजन लंबा है, इसका मतलब बॉडी में खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। ऐसे मटेरियल होते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। इफ द इलास्टिक रीजन इज लॉन्गर देन द प्लास्टिक रीजन, देन द बॉडी इज मोर डक्टाइल। और अगर प्लास्टिक रीजन बड़ा है तो बॉडी कैसी हो जाती है, तो जो बॉडी होती है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसका हमने ग्राफ बनाया है, वो ग्राफ ब्रिटल ग्राफ हो जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नेचर से हमें काफ़ी कुछ बातें पता लग जाती हैं। और एक बात पता लगती है, एक और इफेक्ट है जिसे कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है भैया, जब तुमने किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म हो गई, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया वो अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी। अरे भैया कुछ समय लगेगा ना, उसे तुरंत थोड़ी आ जाएगी। अब वो बात अलग है, तुम वो समय नोटिस नहीं कर पाओगे, तो कुछ टाइम तो लगेगा। तो ये जो डिले होता है रिकवरी में, उसे कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वजह से आती है इलास्टिक फटीग। अब इलास्टिक फटीग क्या होती है भैया, क्या हो रहा है कि जब रिपीटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहे हैं बॉडी पर, मतलब जैसे ब्रिज की बात कर लें हम, तो ब्रिजेस को कुछ समय के बाद, ब्रिजेस की एक लाइफ होती है, पुल की जो पुल बनता है वो उसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद उसको कह दिया जाता है इट इज अनसेफ। हैवी व्हीकल को निकालना पहले बंद कर देते हैं, फिर छोटे व्हीकल्स को निकालना बंद करते हैं, और धीरे धीरे उस पर रास्ता बंद हो जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो वो क्यों होता है कि भैया जब तुमने स्ट्रेस लगाया ब्रिज पर तो वो डिफॉर्म हुआ, अब एक ट्रक निकला डिफॉर्म हुआ, फिर दूसरा ट्रक निकला, वो वापस अपनी शेप में आ ही नहीं पाया था, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही नहीं पाया था इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वजह से। उससे पहले ही तुमने क्या लगा दिया, दूसरा। तो अगर बार बार किसी बॉडी पर स्ट्रेस लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, तो उस बॉडी का जो रिकवरी टाइम है वो बढ़ता जाता है। उसका जो रिकवरी टाइम है, ओरिजिनल शेप में आने का जो टाइम है, वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। और इसी वजह से क्या होगा, अगर मान लो हमने ब्रिज को अनसेफ नहीं डिक्लेयर किया, एक ट्रक निकला, ब्रिज डिफॉर्म हो गया, पुराने ब्रिज पे कभी खड़े हो और उस पर लाइन से अगर ट्रक्स निकल जाएं तो तुम्हें झूलते हुए नजर आओगे, तुम्हें झूलने का कुछ एहसास होगा, ऊपर नीचे होने का एहसास होगा। तो ब्रिजेस को जो है वो अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर मान लो एक ट्रक निकला, ब्रिज थोड़ा डिफॉर्म हुआ, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ नहीं पाया, उससे पहले दूसरा ट्रक निकल गया, फिर तीसरा निकल गया, तो एक लिमिट से ज्यादा वो भी तो डिफॉर्म नहीं हो सकता ना, फिर वो टूट ही जाएगा, उसके बाद कोलैप्स ही कर जाएगा। सो दैट इज व्हाई ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज बिकॉज ऑफ इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक फटीग। उसके बाद एक होता है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। अब इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या होता है भाई, हर सब्सटेंस ऐसे ग्राफ को फॉलो नहीं करता। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वजह से, भाई इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है कि उसे वापस अपनी शेप में आने में टाइम लग रहा है, स्ट्रेन जो है वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन जो है ग्राफ में स्ट्रेस से पीछे रह जाएगा। स्ट्रेन विल लैग बिहाइंड द स्ट्रेस, और स्ट्रेन अगर लैग बिहाइंड करेगा स्ट्रेस से, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। जैसे रबर, एओर्टा है ना, ऐसे सब्सटेंसेस को इलास्टोमर्स कहते हैं, जो ये शो करते हैं, दे आर नोन एज इलास्टोमर्स। तो ये कुछ हमारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। अब एक दो टॉपिक्स और हैं, देख लेते हैं उनको इलास्टिसिटी के। अभी हम लोग बात करते हैं बीम, और बीम में ही एक छोटा सा टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, कैंटिलीवर। तो बीम क्या है, एक ऐसी रॉड
जिसकी थिकनेस उसकी लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, उसे हम कहते हैं बीम। और बीम में ही हमारे सिलेबस में है एक छोटा सा टॉपिक कैंटिलीवर। मतलब कैंटिलीवर वो बीम है जिसका एक एंड जो है वो फिक्स है और दूसरे एंड पर हमने लोड सस्पेंड कर दिया है। तो लोड सस्पेंड करने की वजह से क्या हुआ है कि ये जो बीम है इसमें डिप्रेशन आएगा, नेचुरल सी बात है जब यहां पर आप लोड सस्पेंड करेंगे तो ये जो डिप्रेशन आएगा इसके फ्री एंड में, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो उसका एक्सप्रेशन होता है WL3/3YIG। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और बहुत क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं पीजीटी के एग्जाम में। तो W इज द वेट ऑफ कोर्स। ये एक्सप्रेशन जब हमने लगाया है तो हमने इस बीम के वेट को नेग्लेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। L इज द लेंथ ऑफ द बीम, y जो है इसका यंग्स मॉडुलस है और IG जो है वो इसका क्या है, वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है फॉर द बेंडिंग ऑफ फॉर द डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड, फॉर द मैक्सिमम डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड एट द फ्री एंड ऑफ द बीम एंड यू कैन सी द डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L3। तो ये भैया हमारा एक्सप्रेशन हो गया बेंडिंग ऑफ अ बीम का। तो ये हमारा इलास्टिसिटी का, हाँ एक और कंटेंट है इसमें इलास्टिसिटी में सिलेबस में हमारे, ट्विस्टिंग कपल। तो भैया ट्विस्ट आप सब जानते हैं, अक्सर हम लोग ट्विस्टिंग एक्शन करते हैं। कभी हम किसी चीज़ को, पेन की कैप को ट्विस्ट करते हैं, तो जब हम पेन की कैप को ट्विस्ट कर रहे हैं, इस पे एक कपल लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं, ट्विस्टिंग, तो ट्विस्टिंग कपल जो होता है दैट इज गिवन बाय पर यूनिट ट्विस्ट। अगर हम बात करें जिसे टॉर्सनल कांस्टेंट भी कहते हैं, तो ये होता है π/4/2L। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी बहुत क्वेश्चन हमारे पीजीटी के एग्जाम में बने हैं। ईटा जो है यहां पर क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, आर क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर है। और सी जो है भैया ये है ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। मतलब अगर हमने 60 डिग्री घुमाया है तो C/60। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो कपल है, जो टॉर्क हमने लगाया है ट्विस्टिंग के लिए, तो पर यूनिट इज द ट्विस्ट दैट इज गिवन बाय π/4/2L। तो L जो है वो लेंथ ऑफ सिलेंडर है, R जो है रेडियस है उसके क्रॉस सेक्शन का, ईटा जो है वो उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो ये हमारा इलास्टिसिटी का कंटेंट है। अब देखते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। देखो भैया, तो भैया फ्लूइड्स की बात करते हैं। फ्लूइड एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है फ्लूरे। फ्लूरे का मतलब होता है टू फ्लो, मतलब कोई भी चीज जो बह सकती है उसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड एक ब्रॉड टर्म है जिसमें लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही आती हैं। पहले बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो भैया आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसमें जीरो कंप्रेसिबिलिटी और जीरो विस्कोसिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी अभी अभी हमने डिस्कस की है, तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो, मतलब कंप्रेसिबिलिटी हमने डिफाइन की थी -ΔV/PV, मतलब कंप्रेसिबिलिटी जीरो है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, जहां जितना प्रेशर लगा लो लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। और जीरो विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी फ्रिक्शन की बहन है, जैसे फ्रिक्शन सॉलिड्स में होता है, दो सॉलिड सर्फेसेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ऐसे ही विस्कोसिटी जो होती है वो लिक्विड लेयर्स के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो आइडियल फ्लूइड वो होगा जिसमें जीरो कंप्रेसिबिलिटी होगी और जीरो विस्कोसिटी होगी, शून्य संपीड्यता एवं शून्य शांता होगी। हिंदी के टर्म्स हैं ये। तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी, दैट इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। अब फ्लो की बात करें तो फ्लो जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रीमलाइंड फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह। तो स्ट्रीमलाइंड फ्लो क्या होता है भैया, स्ट्रीमलाइंड फ्लो ये होता है जैसे मान लो कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और हम यहां पे खड़े हो जाएं और हर लिक्विड पार्टिकल की, यहां से गुजरने वाले हर लिक्विड पार्टिकल की वेलोसिटी नापें और वो वेलोसिटी आए मान लो v1। हम यहां पर खड़े हो जाएं और यहां से गुजरने वाले हर लिक्विड पार्टिकल की वेलोसिटी नापें, मान लो वो वेलोसिटी आए v2। हम यहां पर खड़े हो जाएं और यहां पे खड़े होकर हर लिक्विड पार्टिकल की वेलोसिटी नापें, मान लो वो वेलोसिटी आए v3। तो यहां पर v1 आए, यहां पर v2 आए, यहां पर v3 आए, मतलब चप्पे चप्पे पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम आए। तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं।
दूसरा तरीका यह है समझने का, मान लो 4 पार्टिकल हैं ए बी सी और डी, तो हम कहीं पर भी अगर देखें तो ये चारों पार्टिकल्स का सीक्वेंस ड्यूरिंग द एंटायर फ्लो ऑफ लिक्विड यही रहे, अगर ए बी सी डी रहे तो इसका मतलब ये फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइंड फ्लो है। स्ट्रीमलाइंड फ्लो की जो ट्रेजेक्टरी होती है, जो इसका पाथ ऑफ फ्लो होता है, उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन। दो स्ट्रीमलाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर एक फ्लूइड पार्टिकल के 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्ट्रीमलाइन जो होगी वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द लेटरल प्रेशर, जो लेटरल प्रेशर होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर लेटरल प्रेशर जो है हर जगह यूनिफॉर्म है तो ये स्ट्रेट होगी, और अगर लेटरल प्रेशर अलग अलग है, अनइवन है, तो ये कर्व्ड होगी। कर्व्ड स्ट्रीमलाइन में किसी भी पॉइंट पर अगर फ्लो का डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पर हम क्या खींच देते हैं, टेंजेंट खींच देते हैं। तो ये हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक ऑर्डर्ड फ्लो जो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और जो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होता उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं उसको, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। द फ्लो विच इज नॉट स्ट्रीमलाइंड इज टर्बुलेंट। अब ये कैसी डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन को और क्लियर करने के लिए वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, और उस वेलोसिटी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी तक अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसे कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इससे एक्सीड कर जाएगी वेलोसिटी तो उसे कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। हर फ्लो शुरुआत में जो होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है, और उसके बाद वो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। अगर बत्ती जलाते हो, धूप बत्ती जलाते हो, शुरू में धुआं निकलता है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का धुआं होता है, तो वो स्ट्रीमलाइंड होता है, और फिर बाद में वो छर्रे बन के उड़ने लगता है तो वो कैसा होता है, वो टर्बुलेंट हो जाता है। ऑमलेट बनाते हो, मिक्सी में शेक बनाते हो, वो सारे के सारे फ्लो कैसे होते हैं, टर्बुलेंट होते हैं। पानी आराम से बहते हुए आ रहा है ऊपर से, लेकिन अचानक से एक चट्टान से टकराता है और बिखर जाता है, तो बिखर जाता है तो वो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो जाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो के बीच में जो डिमार्केशन है, जो डिफरेंशिएशन है, वो वेलोसिटी का है। उस वेलोसिटी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। के जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर है, इसकी वैल्यू डिटरमाइन करती है फ्लो को, और ईटा जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, और डी क्या है, डायामीटर है। तो ये हमारे 2 टाइप के फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइंड और टर्बुलेंट। अब हम बात करते हैं आगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं। भैया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, अविरतता का सिद्धांत क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इट इज द रीफॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ये। क्या कहता है ये कि भैया कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर ट्यूब है और उसके एक एंड से लिक्विड एंटर कर रहा है, तो जितना मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड एंटर करेगा उतना ही मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड जो है वो यहां से बाहर भी निकल कर आएगा। मतलब मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड। तो A1V1 रो, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, बराबर हो जाता है A2V2 रो। तो भैया ये हमारे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। A1V1 रो इज इक्वल टू A2V2 रो। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2, मतलब A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो भैया जहां पर लिक्विड ट्यूब जो है वो नैरो होगी वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर ट्यूब मोटी होगी, ब्रॉड होगी, वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। डीप वाटर रन्स काम, गहरा जल शांत होता है। मतलब जितनी गहराई तक जल होगा उतना ही ज्यादा शांत होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा होगा, गहराई ज्यादा होगी मतलब एरिया ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब जो जितना ज्यादा गहरा होता है उतना ज्यादा शांत होता है, जो जितना नॉलेजेबल होता है उतना ही ज्यादा उसके चेहरे पे, उसके मस्तक पे शांति होती है। महसूस किया होगा तुमने। तो डीप वाटर रन्स काम। और तो तुमने घर पे धुलाई करते हो, सफाई करते हो, पाइप में आगे कार की धुलाई करते हो, बाइक की धुलाई करते हो, आगे देखते हो वो पाइप को आगे से बंद कर लेता है, एरिया कम कर देता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद आती है हमारी बर्नौलीज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनर्जी कंजर्वेशन को शो करती है फ्लूइड डायनामिक्स में। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, बर्नौली थ्योरम कहती है भैया कि कोई भी लिक्विड अगर है, आइडियल लिक्विड है, आइडियल फ्लूइड, लिक्विड बार बार मैं कह रहा हूं, इसका मतलब फ्लूइड सही है। तो कोई भी आइडियल फ्लूइड है और उसका स्ट्रीमलाइंड मोशन हो रहा है, आइडियल फ्लूइड, आदर्श द्रव्य का धारा रेखी प्रवाह अगर हो रहा है, आइडियल फ्लूइड का धारा रेखी प्रवाह हो रहा है, स्ट्रीमलाइन
स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, तो जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, अब टोटल एनर्जी में तीन एनर्जी आ जाती है, एक आती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, P से डिनोट करते हैं इसे, दूसरी आती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ रो वी स्क्वायर हो जाता है। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो रो जी एच, मतलब एम जी एच होती है पोटेंशियल एनर्जी, और उसे वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे वी से, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो ये क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज इज कांस्टेंट। तो बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि भैया कोई आइडियल फ्लूइड है और स्ट्रीमलाइन मोशन में है तो उसके लिए इन तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट है। अब इसका हिडन मीनिंग क्या है? हिडन मीनिंग यह है इसका कि भैया अगर कोई एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी को कम होना पड़ेगा। ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पे, बहुत फेमस है, तुमने 12th में पढ़ा होगा, शायद तुम्हें याद भी होगा कि भैया ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पे तो प्लेटफॉर्म के करीब जाने को मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि ट्रेन आएगी, हवा स्ट्रीमलाइन फ्लो में होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे और ट्रेन के बीच में प्रेशर कम हो जाएगा, पीछे प्रेशर उतना ही है, वो प्रेशर डिफरेंस हमें आगे पुश कर देगा। तूफान आता है तो टीन छज्जे को उड़ा के ले जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तुम डीओ स्प्रे करते हो, वेंचुरी मीटर जो रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है लिक्विड का, ये सारी डिवाइसेस जो है, एरोडायनेमिक लिफ्ट, इवन जो तुम्हारा क्रिकेट होता है उसमें मैग्नेस इफेक्ट, बॉल की जो स्विंग होती है, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम को और भी हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात करें, मतलब दोनों एंड्स जो है सेम हाइट पर हैं, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को रोजी से डिवाइड कर दें, सारे टर्म्स को रोजी से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P अपॉन रोजी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे कहते हैं प्रेशर हेड, इसे कहते हैं वेलोसिटी हेड, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। आगे देखो भैया, अब भैया अगर हम बात करें बर्नौली थ्योरम का जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं वेंचुरी मीटर, तो वेंचुरी मीटर जो है वो यूज़ होता है किसके लिए, वो यूज़ होता है किसी भी जगह पर अगर हमें किसी भी लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो मेज़र करना है किसी भी पॉइंट पर, तो वहाँ पर हम वेंचुरी मीटर कनेक्ट कर सकते हैं। दो क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं यहाँ पर, A1 और ये होता है भैया A2, और इसमें अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जहाँ पर लिक्विड फ्लो हो रहा है वहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो कितना लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड फ्लो हो रहा है, तो वो होता है भैया A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो भैया इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, अगर यहाँ पर हम मैनोमीटर कनेक्ट करें तो वो जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल बी गिवन बाय रो जी एच। तो यहाँ पर जो लिक्विड लेवल्स का जो डिफरेंस होगा, हाइट्स का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज एच। तो कहीं पर भी अगर हमें रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है तो वो हम बर्नौली थ्योरम की हेल्प से, वेंचुरी मीटर की हेल्प से, मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया है वो बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टॉरिसेलीज थ्योरम की। टॉरिसेली थ्योरम जो है भैया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है, किसका, बर्नौली थ्योरम का एक एप्लीकेशन है टॉरिसेली थ्योरम। टॉरिसेली थ्योरम क्या कहती है भैया कि मान लो ये एक लिक्विड भरा हुआ है किसी वेसल में, और उस वेसल में फ्री सरफेस से H गहराई पर हम कर देते हैं एक होल, तो होल कर देते हैं तो ये जो लिक्विड है यहाँ से बाहर आएगा, तो ये लिक्विड बाहर आएगा कितनी वेलोसिटी से, √2GH। और इतनी ही वेलोसिटी अगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को यहां से गिराया जाए, एक सॉलिड को यहां से गिराया जाए, तो h हाइट से जब वो सॉलिड गिरेगी तो गिरते समय उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, √2GH होगी, एंड दैट इज टॉरिसेलीज थ्योरम। और इस वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। क्या कहते हैं इसको, इस वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। द वेलोसिटी ऑफ
लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द होल इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। इसकी अगर हम रेंज निकालें, इसमें हम टाइम निकालें, तो टाइम हम निकाल सकते हैं कितना टाइम लग रहा है इसे गिरने में, h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर से। तो अगर ये टोटल हाइट जहां तक पानी भरा है वो h है, तो जाहिर सी बात है ये कितनी हो जाएगी, ये h माइनस h हो जाएगी। तो यहां पर हम वैल्यू रख करके क्या निकाल सकते हैं, इसे गिरने में, लिक्विड को यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगा वो निकाल सकते हैं। तो वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 इंटू h माइनस h अपॉन g अंडर रूट। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू फॉल। अब भैया इसकी रेंज कितनी होगी ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो रेंज कितनी होगी, तो रेंज हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितनी है, अंडर रूट 2gh। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो रूट 2gh इंटू ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा रूट 2h माइनस h अपॉन g। तो g से g कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा भैया 2 अंडर रूट h माइनस h। तो ये रेंज हो जाएगी लिक्विड की। अब ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगी। तो ये रेंज मैक्सिमम करने के लिए, ये पता लगाने के लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रख देंगे, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट पता होगा कैलकुलस से कि अगर कोई फंक्शन कहीं पर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब dr अपॉन dh क्या हो जाएगा, जीरो। तो dr अपॉन dh जीरो कर दोगे, इसे सॉल्व करोगे कैलकुलस से, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h/2 आ जाएगा। मतलब अगर ये होल बीचों बीच में होगा तो जो रेंज होगी लिक्विड की वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब आगे देखते हैं भाई, बात करते हैं सरफेस टेंशन की। फ्लूइड स्टैटिक्स में फिर से आ जाते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है भाई, देखो तो लिक्विड जो है वो हमारी एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। और किस टेंशन में रहते हैं कि सरफेस एरिया को कम करना है। तो ये जो सरफेस एरिया को कम करने की टेंडेंसी होती है लिक्विड की, इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्यों होती है, तो भैया मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या कहती है, दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होते हैं कोहेसिव फोर्स और एक होते हैं एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स हमेशा सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। जैसे वाटर के बीच में जो फोर्स होगा कोहेसिव होगा, वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स होगा वो एडहेसिव होगा। इसी वजह से वाटर वेट्स ग्लास वेयर एज मरकरी डज नॉट। क्यों, क्योंकि वाटर जो है उसका और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच का एडहेसिव फोर्स जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई वाटर स्टिक्स टू ग्लास। लेकिन मरकरी के केस में जो कोहेसिव फोर्स है बिटवीन द मरकरी मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा है किसके बीच में, मरकरी और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स जो है उससे ज्यादा है। दैट इज व्हाई मरकरी डज नॉट स्टिक्स टू ग्लास। तो जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उन्हें कोहेसिव कहते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्सेस होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर उन्हें एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इसी वजह से चिपकाने वाली जितनी भी चीजें हैं उन्हें एडहेसिव के नाम से भी जाना जाता है। तो भैया देखो ये एक लिक्विड यहां पर रखा हुआ है, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स अंदर हैं उनके चारों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इन पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन जो सरफेस पर है दे आर एक्सपीरियंसिंग एन अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। बाहर से एयर मॉलिक्यूल्स उन पे एडहेसिव फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो सरफेस पर लटके हुए हैं। क्यों, क्योंकि एक डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स उनके ऊपर लग रहा है। तो भैया जब कोई मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसे इस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है। याद रखो जब कोई ऊपर उठता है तो बहुत से लोग दुनिया में उसे नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। तो उस अपोजिशन के अगेंस्ट, उन मुश्किलों के अगेंस्ट, उन परेशानियों के अगेंस्ट हमें ऊपर उठना पड़ता है और हम ऊपर उठेंगे, क्वालिफाई करेंगे पीजीटी को। तो भैया ये जो मॉलिक्यूल हैं ये ऊपर उठते हैं जब अगेंस्ट दिस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, तो एक क्या होता है, इनके ऊपर वर्क करना पड़ता है, इनके ऊपर एक एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि ये ऊपर उठें अगेंस्ट दिस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। तो जब कोई मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाता है अगेंस्ट दिस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स तो उसके ऊपर वर्क होता है और उस वर्क की वजह से वो ऊपर पहुंचता है। तो जब ये मॉलिक्यूल ऊपर पहुंचता है तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो कहने का मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पर उतनी ही ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा सरफेस एनर्जी होगी, और ज्यादा एनर्जी जो है वो इक्विलिब्रियम के लिए खतरा होती है। माइंडेड इक्विलिब्रियम गड़बड़ाने लगता है उसके पास,
ज़्यादा एनर्जी अगर किसी के पास आ जाती है। इक्विलिब्रियम तभी होता है जब एनर्जी मिनिमम होती है। तो हर कोई इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। तो भैया स्टेबिलिटी के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो एनर्जी कब कम होगी? जब सरफेस पर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। मॉलिक्यूल्स कब कम होंगे? जब नीचे से कम आएंगे, सरफेस एरिया कम होगा। और इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। और ये जो हमारी थ्योरी है इसे कहते हैं लाप्लास थ्योरी ऑफ या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, कि सरफेस पर जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस एनर्जी जितनी कम होगी, सरफेस उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। और ये जो टेंडेंसी होती है, इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। अब इसमें एक डेफिनेशन आती है, स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। तो स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्या होता है? किसी भी स्फीयर का जो मॉलिक्यूलर रेंज होती है, मतलब जिस दूरी तक वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाता है, उस दूरी को कंपास में ले लें और मॉलिक्यूल के सेंटर पे कंपास को रखें और एक स्फीयर बना दें। तो उस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, दे विल बी एक्सपीरियंसिंग एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल। तो उस स्फीयर को हम क्या कहेंगे? उस स्फीयर को हम कहेंगे स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन के, जैसे शेविंग ब्रश पानी में डालते हैं तो देखो उसके ब्रिशल्स फैल जाते हैं, बाहर निकालते हैं तो सारे ब्रिशल्स कैसे होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स हैं। सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब एक इमेजिनरी लाइन अगर हम किसी लिक्विड की सरफेस पर ड्रॉ करें तो उस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एक दूसरे को खींच रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, क्यों? कि भैया सरफेस छोटी से छोटी हो जाए, सरफेस एरिया कम से कम हो जाए। सो दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। यूनिट हो जाती है इसकी न्यूटन पर मीटर। उसके बाद भैया हम लोग बात करते हैं किसकी? उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी क्या होती है भैया? उसको समझने के लिए अगर हम एक सरफेस इमेजिन कर लें, सरफेस इमेजिन कर लें, मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस का हम एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं। हमने इसका एरिया बढ़ा दिया, तो इसका एरिया बढ़ाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज गिवन बाई टी इंटू डेल्टा ए। और वो जो हम वर्क करेंगे, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज एक्स्ट्रा एनर्जी या एनर्जी। और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो जो सरफेस एनर्जी आ जाती है, दैट इज टी इंटू डेल्टा ए। टी क्या है? सरफेस टेंशन, और डेल्टा ए क्या है? चेंज इन एरिया। इस पे कई बार जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। देखो भैया, अब हम भैया बात करें एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो पहले तो भैया ये समझ लो कि ड्रॉप और बबल में क्या अंतर होता है। तो ड्रॉप जो है उसमें एक सरफेस होती है और बबल में दो सरफेस होती हैं। तुमने महसूस किया होगा। जैसे हम बात करें ड्रॉप की, तो ड्रॉप में भैया जैसे अगर ये लिक्विड ड्रॉप है तो अंदर लिक्विड होगा, यहां पर क्या होगा? लिक्विड होगा। और हम बबल की बात करें यार, तो बबल में क्या होगा? बबल में अंदर भी एयर होगी, बीच में सोप होगा और फिर यहां क्या होगी? एयर होगी। तो बबल में कितनी होती है? दो सरफेस होती हैं हमेशा, याद रखो। और ड्रॉप में हमेशा कितनी सरफेस होगी? एक सरफेस होगी। तो ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 2T/R। एक्सेस प्रेशर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा टू बैलेंस द फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो है ये एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के अंदर। और जाहिर सी बात है बबल के अंदर, क्योंकि भैया जो है डबल सरफेस होती है तो वहां पर प्रेशर भी डबल हो जाता है। तो ये होता है 4T/R। यहां पर T जो है वो सरफेस टेंशन है और R जो है वो रेडियस है। मतलब बड़ी बूंद जो होगी उसके अंदर प्रेशर कम होगा और छोटी बूंद जो होगी उसके अंदर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। आर कम होगा तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी वजह से जो छोटी ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, लिक्विड ड्रॉप्स, और बड़ी ड्रॉप्स जो होती हैं वो ओवल होती हैं। क्यों? ड्रॉप की शेप जो है वो दो चीजों से डिटरमाइन होती है, एक होती है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन और एक होती है ग्रेविटेशन। छोटी ड्रॉप है तो सरफेस टेंशन स्ट्रांग होगा उसमें एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन, क्योंकि उसका वेट कम होगा। तो इसी वजह से सरफेस टेंशन डोमिनेट करता है और उसकी शेप कैसी हो जाती है? स्फेरिकल, क्योंकि सरफेस टेंशन ये चाहता है कि उसका सरफेस एरिया क्या रहे? मिनिमम रहे, जो कि स्फीयर का होता है। लेकिन बड़ी ड्रॉप जो होगी उसमें लिक्विड ज्यादा होगा, उसका वेट ज्यादा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा सरफेस टेंशन से, तो उसका जो वेट होगा वो कैसा हो जाएगा? ओवल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक्सेस प्रेशर। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है भैया? देखो, जो लिक्विड होता है जब हम उसे किसी वेसल में रखते हैं तो जो वेसल का के अंदर लिक्विड का जो शेप होता है, लिक्विड की जो सरफेस का शेप होता है, उसे कहते हैं मेनिस्कस। ये कॉनकेव हो सकता है, ऐसा मेनिस्कस ऑफ लिक्विड,
मतलब सरफेस का जो शेप है, कॉन्वेक्स हो सकता है ऐसा या फ्लैट हो सकता है। तो भैया ये जो लिक्विड सरफेस है इस पर जो टेंजेंट बनता है, ये टेंजेंट जो सॉलिड के साथ एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट हो सकता है अगर मेनिस्कस कॉनकेव होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा अगर मेनिस्कस कैसा होगा, कॉन्वेक्स, और अगर मेनिस्कस फ्लैट होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट है, मतलब मेनिस्कस कैसा है, मेनिस्कस कॉनकेव है, तो यहां पर एडहेसिव फोर्स जो होगा वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा। एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा, तभी देखो लिक्विड चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहां पर ग्लास जो है वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर ग्लास क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो यहां पर लिक्विड जो है वो क्या कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब अभी हम बात करेंगे कैपिलैरिटी की, कैपिलरी ट्यूब्स की बात करेंगे, तो कैपिलरी ट्यूब्स में ऐसा लिक्विड जो होगा वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर चढ़ने की कोशिश करेगा। एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से। जब हम इसकी बात करेंगे कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, जब ऑब्ट्यूज है, मेनिस्कस कॉन्वेक्स है, तो ये देखो ये बचने की कोशिश कर रहा है। ये जो सरफेस है देखो यहां पर, ये यहां पर लिक्विड से, जो लिक्विड की सरफेस है वो सॉलिड से कांटेक्ट नहीं कर रही है, तो यहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है किससे, एडहेसिव फोर्स से। ऐसी लिक्विड जो होगी वो कैपिलरी ट्यूब में नीचे चली जाएगी। तो ये इसका एग्जांपल है वाटर और ग्लास, इसका एग्जाम्पल है मरकरी और ग्लास। और प्योर वाटर को अगर प्योर सिल्वर के वेसल में रख दें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। अब आगे देखते हैं भैया, कैपिलैरिटी की बात करते हैं भैया। कैपिलैरिटी क्या होती है, देखो तो केशिकात तो कहते हैं हिंदी में इसको। तो कैपिलैरिटी जो है भैया टेंडेंसी है लिक्विड की किसी पतली ट्यूब में। अब कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन की बात करें तो कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसी ट्यूब जिसकी लेंथ उसकी थिकनेस से बहुत ज्यादा है या थिकनेस उसकी नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, दैट इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। और ऐसी ट्यूब को जब हम लिक्विड में डिप करते हैं तो या तो उसके अंदर लिक्विड राइज करता है या उसके अंदर लिक्विड फॉल करता है। तो ये जो राइज होता है लिक्विड का, ये जो फॉल होता है लिक्विड का विद इन अ कैपिलरी ट्यूब, उसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, कैपिलैरिटी कहते हैं। और ये होता है एक्सेस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। ये जो मेनिस्कस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस होता है, हमने अभी पढ़ा कि किसी भी लिक्विड में जो कॉनकेव साइड होती है हमेशा कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। मतलब अगर ये लिक्विड ड्रॉप है या ये लिक्विड मेनिस्कस है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अंदर से जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, साथ में एक्सेस प्रेशर होगा 2T/R। तो कॉनकेव साइड में हमेशा जो है प्रेशर ज्यादा होता है। तो प्रेशर ज्यादा होता है मतलब यहां P है, यहां P है, यहां P है, तो यहां पर प्रेशर कम होगा। कितना होगा, P - 2T/R। तो ये जितना कम है उतने प्रेशर को बैलेंस करने के लिए लिक्विड यहां पर क्या होगा, राइज कर जाएगा। मतलब H रो G बराबर क्या हो जाएगा, 2T/R हो जाएगा। और इसी तरीके से यहां पर लिक्विड क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो दिस इज द कॉज ऑफ कैपिलैरिटी। व्हाट इज द कॉज ऑफ कैपिलैरिटी, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द लिक्विड मेनिस्कस। अब भैया ये जो फॉर्मूला होता है इसका कितना राइज करेगा, तो वो होता है 2T cos θ/R रो G। याद कर लो भैया फॉर्मूला, ये T क्या है, सरफेस टेंशन है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, R क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर ये वाला जो R है ये मेनिस्कस का रेडियस है। माइंडेड, कैपिटल R अगर लिखेंगे तो वो मेनिस्कस का रेडियस होगा, H × R बराबर 2T/ρ G। और ये होता है कांस्टेंट। ये क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर H कम पड़ गया तो क्या होगा, क्या ओवरफ्लो होगा लिक्विड का, नहीं ओवरफ्लो नहीं होगा, आर बढ़ जाएगा। ये फाउंटेन की तरह काम नहीं करेगा। क्या होगा यहां पर, मेनिस्कस का रेडियस जो है वो इनहेंस हो जाएगा। मतलब H × R क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसे कहते हैं राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। अपर्याप्त अगर उसकी लंबाई है, मतलब इसमें पानी चढ़ने वाला है 3 सेंटीमीटर तक या 3 मिलीमीटर तक, लेकिन हमारे ट्यूब की हाइट है 2.9 मिलीमीटर, तो क्या होगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा बल्कि मेनिस्कस का रेडियस जो होगा वो बढ़ जाएगा। और अगर मान लो इसको हम थोड़ा सा तिरछा कर दें
तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हाइट जो है वो सेम रहेगी, वर्टिकल हाइट सेम रहेगी, हाँ जो स्लैंट हाइट है वो चेंज हो जाएगी, और वो हम निकाल सकते हैं थीटा से, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/l हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, l निकाल सकते हैं, मतलब वर्टिकल हाइट हर हाल में कितनी रहेगी, h ही रहेगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी पे बेस बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हैं, टॉवेल का जो एक्शन है, विक का जो एक्शन है, लैंप में जो ऑयल राइज करता है, हम जाते हैं, जो किसान हैं वो खेतों को प्लाउ करते हैं, प्लाइंग ऑफ द फील्ड्स, वो क्यों की जाती है, टू ब्रेक डाउन द कैपिलरी ट्यूब्स, जिससे कि हम पानी डालें और पानी जो है वो डीप डाउन द ग्राउंड ना चला जाए, कैपिलरी ट्यूब्स ब्रेक हो जाएं और वो सरफेस पर रह जाए। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कैपिलरिटी के। अब हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको फटाफट देख लेते हैं। पहला टॉपिक है, देखो भैया क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्सेस की बात करें तो भैया दो जो लेयर्स हैं, लिक्विड लेयर्स हैं, उनके बीच कितना फोर्स लगता है। भाई जाहिर सी बात है, मान लो यहां पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और ऊपर से मैंने फोर्स लगाया ऐसे छपाक, तो क्या हुआ, ऊपर वाली लेयर दूर जाके गिरेगी, नीचे वाली लेयर कम दूरी पे गिरेगी, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो स्टेशनरी होगी। मतलब कहने का, जो लिक्विड लेयर है, जब कोई लिक्विड मोशन में होता है तो जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और नीचे जैसे जाते हैं वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो भैया ये जो फोर्स होता है, वेलोसिटी, जो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच जो फोर्स लगता है, जो वेलोसिटी को कम करता है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। और ये आता है चेंज इन मोमेंटम की वजह से, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है ये। तो फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अक्रॉस द लेयर्स, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट अक्रॉस द लेयर्स। तो F इज इक्वल टू हो जाता है भैया, F इज इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा V ओवर डेल्टा x। तो ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। ईटा जो है वो क्या कहलाती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ क्या कहता है भैया, स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर किसी सिलेंड्रिकल वेसल में, इनफाइनाइट डेप्थ का सिलेंड्रिकल वेसल है और इसमें किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाए जिसका रेडियस r है v वेलोसिटी से, तो क्या होगा कि जब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा, लिक्विड लेयर्स को मोशन में लाएगा, तो लिक्विड लेयर्स में एक विस्कस फोर्स डेवलप होगा, एंड दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाई 6 पाई ईटा rv। क्या क्या कहलाता है, 6 पाई ईटा rv कहलाता है। तो ये हमारा स्टोक्स लॉ है या स्टोक्स इक्वेशन है। अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। तो टर्मिनल वेलोसिटी देखो क्या होती है भैया। उसके बाद भैया बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। तो स्टोक्स लॉ से ही आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि सिलेंड्रिकल वेसल में जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लगते हैं। एक तो इसका वेट होता है नीचे W बराबर mg, एक होता है अपथ्रस्ट, और एक होता है स्टोक्स लॉ ने जो बताया विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा rv। तो क्या होता है कि शुरू में तो W ज्यादा होता है, और W ज्यादा होता है तभी ये नीचे आती है बॉडी। लेकिन जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आती है, बिकॉज ऑफ दिस W, इस पर नेट फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन होता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से, क्योंकि फोर्स जो ये होता है 6 पाई ईटा rv, तो v बढ़ेगा तो ये F भी बढ़ेगा। अब ये F बढ़ेगा तो ये दोनों फोर्स का जो सम है वो बढ़ेगा। तो कुछ देर के बाद W जो है वो इन दोनों के बराबर हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। मतलब इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। हमारा जो पैराशूट लैंड करता है, भैया तुम बड़े बड़े PGT बन जाओगे, एरोप्लेन में सफर करोगे, भगवान ना करे कभी एरोप्लेन में कोई दिक्कत आ गई, तो भैया क्या करेगी, एयर होस्टेस पैराशूट पहना के तुम्हें धक्का दे देगी इमरजेंसी विंडो से। तो वो जो पैराशूट लैंड करेगा वो किससे करेगा, वो टर्मिनल वेलोसिटी से लैंड करेगा। तो दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है 2/9 ईटा r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू g। तो भैया 9 ईटा तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, r जो है इसका रेडियस है, रो जो है वो डेंसिटी है इसकी, सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
कभी कभी तुमने देखा होगा एयर बबल्स ऊपर जाएंगे, तो एयर बबल्स ऊपर क्यों जाएंगे, रो माइनस सिग्मा अगर निगेटिव हो जाएगा तो v क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। एक होती है पॉइजलीज इक्वेशन। इसी तरीके से रेन ड्रॉप्स जो हैं उनका जो गिरना है वो भी किस पर बेस्ड है, वो भी बेस्ड है किस पे, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी पर बेस्ड है। एक होती है पॉइजली इक्वेशन भी क्या कहती है, किसी लिक्विड में अगर उसके एंड्स के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस P है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज गिवन बाई पाई PR टू द पावर 4 8 ईटा L। तो यहां पर पाई तो पता ही है तुम्हें क्या है, कांस्टेंट है, P प्रेशर डिफरेंस है, R उस ट्यूब का रेडियस है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और L क्या है, लेंथ है। तो पॉइजली बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम के बेसिस पर जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी सीजीएस यूनिट होती है पॉइज। 1 poise is the CGS unit of coefficient of viscosity, MKS यूनिट उसकी पास्कल इंटू सेकेंड होती है, निकाल सकते हो तुम फॉर्मूले से, ईटा इज इक्वल टू F इज इक्वल टू अभी तुमने देखा ईटा इंटू A dV अपॉन dx। अब भैया आगे देखो, बहुत सारे ऐसे ही चीज़ें हैं जिनको हम लेकर के आएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा दैट विल बी ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्योंकि मैकेनिक्स के बाद हमने देखा था जो ज़्यादा वेटेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है। मैकेनिक्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखते रहो भैया, ऐसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहो, शेयर करते रहो, पसंद आ रहे हैं वीडियोज़ तो कमेंट से इंकरेजमेंट मिलता है। अगर किसी टॉपिक में तुम्हें डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और ब्लॉग है मेरा physixified.wordpress.com, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, उसको फॉलो कर सकते हो फॉर स्टडी मटेरियल। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड। थैंक यू वेरी मच।